गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आइए अब धीरे धीरे और आगे की ओर बढ़ा जाए और अब धीरे धीरे हम जो आपके कंपटीशन में आने वाले प्रश्न होते हैं और जो उसमें सम्मिलित चैप्टर हैं उनको भी समझाने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप लोग उनको भी बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से सीख पाएं। एकदम शुरुआत से एकदम बेसिक से मैथ को सीखें, रटे नहीं, एक एक पॉइंट को समझें और एक एक सवाल को करना सीखें। देखिए, हम आपको तैयारी इस तरीके से चाहते हैं कि आप के सामने पेपर कैसा भी हो, पेपर में प्रश्न कैसे भी हों, लेकिन आपकी तैयारी हमेशा अच्छी होनी चाहिए। ऐसी तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है कि हम प्रश्नों को रट के जाएं, परीक्षा में बैठें, लेकिन जब हमारे सामने कोई पेपर आए तो उसमें के प्रश्न हमारे रटे हुए प्रश्नों से मैच ही ना करें, तो ऐसी तैयारी निरर्थक होती है। बस आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझना है, एक एक टाइप के प्रश्नों को समझना है। प्रश्न कोई भी आए, लेकिन अगर आप हर तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने में, हल करने में आपकी योग्यता है, तो कैसा भी प्रश्न रहेगा वह आपसे नहीं छूटेगा। इसी उम्मीद से हम लेकर आए हैं आपके लिए एकदम बेसिक मैथ जो 6th 7th 8th से शुरुआत की जाती है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो सही ढंग से उसको नहीं पढ़े होते हैं, फिर बाद में जब कंपटीशन की तैयारी में आते हैं तो उनको वो समझ नहीं आता है। तो उनके लिए हम विशेषकर इस बैच को प्रारंभ कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा कुछ देर न करते हुए बस इतना कहेंगे कि इन प्रश्नों को अगर आप तैयार करते हैं तो एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, लेखपाल, एसएससी आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपका जो बेसिक मैथ है वह जरूर तैयार हो जाएगा। और फिर आगे हम एडवांस मैथ भी आपको लेकर आएंगे, लेकिन पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझिए और प्रश्नों को तरीके से हल करने की कोशिश करिए। निश्चित ही सफलता आपके हाथ लगेगी। इसी उम्मीद के साथ आइए हम सबसे पहला चैप्टर जो किसी भी कंपटीशन के लिए होता है वो संख्या पद्धति होता है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। ठीक, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो रूल्स बनता है कि आपको शुरुआत बेसिक से अगर हम बताएं तो सबसे पहले आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? नेचुरल नंबर है क्या? तो हम नेचुरल नंबर किसे कहेंगे? जिस गिनती का प्रयोग हम लोग करते हैं, अर्थात हमारे प्रयोग में आने वाली जितनी भी गिनतियां होती हैं वे सभी गिनतियां क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। वे सभी गिनतियां क्या हैं? प्राकृतिक संख्याएं हैं। अर्थात हम जो है प्राकृतिक संख्या को कहें कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, जहां तक हम गिन सकें, जहां तक हम गिन सकें सभी संख्याएं क्या हैं? सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। प्राकृतिक संख्या हैं। ठीक, और प्राकृतिक संख्याओं को हम नेचुरल नंबर अर्थात n, नेचुरल नंबर अर्थात n से डिनोट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। बहुत सारे लोग इसको ऐसा भी कर देते हैं इनफाइनाइट, अर्थात
अनंत तक, तो हम अनंत तक भी कह सकते हैं, या फिर जहां तक हम गिन सके वे सभी संख्याएं क्या हैं, सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। आप थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ होती है कि प्राकृतिक संख्याओं की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सब लोग जीरो करके गलत कर देते हैं, जबकि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है। देखिए, जीरो हमने नहीं लिखा है, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक। तो इस बात को जरूर याद रखिएगा। परीक्षा में इतना बड़ा सा प्रश्न तो नहीं पूछेगा, बस छोटा ही पूछ लेता है, 4 ऑप्शंस दे देगा, 0, 1, 2, 3, और फिर पूछ लेगा आपसे कि इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो हम आप क्या कर देते हैं कि जीरो लगाकर चले आते हैं और वहां हमारा उत्तर जो है वो गलत हो जाता है। तो इस बात से बचें। आइए, प्राकृतिक संख्या की शुरुआत कहां से होती है, 1 से होती है। तो प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट जहां तक हम गिन सके वे सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और इसे n से डिनोट करते हैं, ठीक। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है विषम संख्या। क्या आता है, विषम संख्या। चलिए, विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या क्या है? विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। विषम संख्या को क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। अर्थात अब ऑड नंबर की बारी आए, विषम संख्या की बारी आए, तो हम कहेंगे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट जहां तक हम गिन सकें, जहां तक हम गिन सकें, या फिर यहां ऐसा कर, जहां तक हम गिन सकें वहां तक सभी, या फिर डॉट डॉट करके इनफाइनाइट लिख दें, तब भी ये सभी संख्याएं क्या हो जाती हैं, ये सभी संख्याएं ऑड संख्या कहलाती है, अर्थात विषम संख्याएं कहलाती है, ठीक। तो ये आप सीख लीजिए, जान लीजिए, जहां तक हम गिन सकें सभी संख्याएं, सभी संख्याएं विषम संख्या होती है, ठीक। तो और इसे डिनोट किसे किया जाता है, तो ऑड है तो ओ से इसे डिनोट किया जाता है, अर्थात वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, वे सभी संख्याएं जो है वे विषम संख्या कहलाती है, ठीक। तो ये आप समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, और अब विषम संख्या के बाद आता है सम संख्या। जिसको इवन नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम संख्या अर्थात इवन नंबर कहा जाता है, सम संख्या अर्थात इवन नंबर कहा जाता है। तो अब हम इवन नंबर को क्या कहेंगे कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, वे सभी संख्याएं क्या हैं, सम संख्या हैं। अर्थात हम कहें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट 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 जहां तक हम गिन सकें, या फिर इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी संख्याएं क्या हैं, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं, ठीक। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, और इनको हम ई से डिनोट कर सकते हैं, ठीक। तो प्राकृतिक संख्या को n से, ऑड नंबर जो होते हैं, विषम संख्याएं जो होती हैं उन्हें o से, और सम संख्याएं जो होती हैं, इवन नंबर जो होते हैं उन्हें e से डिनोट करते हैं। ई से लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट डॉट जहां तक हम संख्याओं को गिन सके वे सभी संख्याएं सम संख्या होती हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आइए लेते हैं अगला, सम संख्या के बाद हम आएंगे पूर्ण संख्या पर। क्या आएंगे, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर।
पूर्ण संख्या अर्थात होल नंबर। तो इसमें देखिए कि अगर भैया आपको प्राकृतिक संख्या पता हो गई, अगर आपको प्राकृतिक संख्या पता हो गई तो होल संख्या जो है पूर्ण संख्या पता होने में कोई देर नहीं है, बस एक अंक बढ़ जाता है। अर्थात होल नंबर्स को हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, या फिर जहां तक हम गिन सकें, जहां तक हम गिन सकें, ये सभी क्या हैं, वे सभी पूर्ण संख्या हैं। तो प्राकृतिक संख्या में अब हम आगे एक से पहले जब 0 लगा देंगे तो ये संख्या पूर्ण संख्या में आ जाएगी। ठीक, अर्थात प्रश्न यहां यह बनता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं? तो भैया ऐसा प्रश्न आ जाएगा, हाँ, नहीं, दोनों, एक भी नहीं, ऐसा भी पूछ सकता है। तो आप क्या कहेंगे कि हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। देखिए, अगर हम 0 को ढक दें तो 1 से लेकर जहां तक हम गिन सकते हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में सम्मिलित हैं। तो इसका मतलब यह है कि हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन यहीं पर दूसरा प्रश्न आता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है? तो आप कहेंगे नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। अर्थात 0 पूर्ण संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, जबकि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। बात समझ में आ गई इतना? तो यही इतना सा डिफरेंट है, और ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, हाँ होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं, नहीं होती है। बात समझ में आ गई? तो अब और होल नंबर्स को आप जो है वो W से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं पूर्ण संख्या भी अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब पूर्ण संख्या अगर आपको समझ में आ गया तो आइए आगे चलते हैं। पूर्ण संख्या के बाद आता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, अब पूर्णांक संख्याओं को कहते हैं इंटीजर्स। क्या कहते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक। इंटीजर्स अर्थात क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। चलिए, तो पूर्णांक क्या है? ये देखिए, पूर्णांक जो है वह 2 तरीके से हो सकता है। कैसे 2 तरीके से? भाई, कोई पूर्णांक है तो वह ऋणात्मक भी हो सकता है, वह धनात्मक भी हो सकता है। पूर्णांक को पहले तो Z से डिनोट करते हैं। पूर्णांक को किससे डिनोट करते हैं? तो Z से डिनोट करते हैं। और दूसरी बात यह कि पूर्णांक शुरुआत कहां से होगा? तो देखिए, इनफाइनाइट डॉट डॉट डॉट। अब इसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं -5, फिर -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर डॉट 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 इनफाइनाइट। मतलब यह कि देखिए, इसमें ऋण पूर्णांक भी है और इसमें धन पूर्णांक भी है और इसमें 0 भी है, अर्थात ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं। अंतर यह है कि इधर ये सभी जो हैं ये इनको आप नेगेटिव इंटीजर्स कहेंगे। और इधर जो पॉजिटिव हैं तो इधर इधर इनको आप पॉजिटिव इंटीजर्स कहेंगे, अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक, और इन्हें आप धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। ठीक, और 0 जो है, 0 न तो धनात्मक पूर्णांक में आता है न तो ऋणात्मक पूर्णांक में आता है, लेकिन वह पूर्णांक में आता है। ठीक, तो 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है न तो ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन 0 पूर्णांक है। बाकी इधर 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक सभी धनात्मक पूर्णांक हैं, और इधर -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 इनफाइनाइट ये सभी ऋणात्मक पूर्णांक हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बात समझ में आई होगी। ठीक,
पूर्णांक को जेड से नहीं जी आई से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स अर्थात आई, इंटीजर्स अर्थात आई से डिनोट करते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। ठीक, आइए लेते हैं अगला प्रश्न। पूर्णांक के बाद इनको अगर हम अलग अलग डिफाइन करें तो ये धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक की बात आती है। तो जैसे z और इसके ऊपर प्लस चिन्ह लगा दें तो ये आपका 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट अर्थात धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। z माइनस लगा दें अर्थात -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इनफाइनाइट, तो ये सभी जो है वो ऋण पूर्णांक से कहे जाएंगे। ये सभी क्या कहे जाएंगे? ऋण पूर्णांक कहे जाएंगे। यहाँ शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है, शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा जी। ठीक, आइए अब लेते हैं आगे हम आगे के प्रश्नों को। इसको इरेज कर देना भैया। आगे के प्रश्नों में आता है अभाज्य संख्या या फिर ऋण संख्याएं। अभाज्य संख्या या फिर ऋण संख्या, और इसको कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या उसी को ऋण संख्या भी कहा जाता है और उसे अंग्रेजी में प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो या तो वो एक से कट सकती हैं या फिर स्वयं से कट सकती हैं, अन्य किसी भी संख्या से नहीं कट सकती। वे सभी संख्याएं क्या हैं? तो वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब कहने का यह कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं, वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या वह संख्या है जो स्वयं से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, अब जो स्वयं से विभाजित हो या फिर एक से विभाजित हो, वे सभी संख्याएं अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो जैसे देखिए कि अभाज्य संख्याएं 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 17, 19, 23 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, समझिए जरा, यहां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इस लाइन से पूछा जाने वाला है। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, यूपी टेट में पूछा गया है, सीटेट में पूछा गया है और सुपर टेट एग्जाम में भी पूछा गया है या अन्य भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया, रेलवे की परीक्षा में पूछा गया है कि जैसे प्रश्न यह है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो यहां बच्चे गलती ये करके आते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 लगाकर आते हैं, जो कि सरासर गलत हो जाता है। और फिर बाद में आकर ये कहते हैं कि नहीं, 1 जो है अभाज्य थी और हमने सही लगाया था, लेकिन आयोग ने गलत कर दिया, बोर्ड ने गलत कर दिया। तो ये गलत है, आपने गलत किया था।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह 2 होती है। एक न तो अभाज्य है और न तो भाज्य है। आप उसको न तो अभाज्य की श्रेणी में रखेंगे न तो भाज्य की श्रेणी में रखेंगे। तो हम अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या जो है वह 2 से प्रारंभ होती है, अर्थात सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 अर्थात अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो या तो स्वयं से कट जा रही हो या फिर 1 से कट जा रही हो, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। यहां प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वह है 2। एक प्रश्न और छिपा है इसमें, सबसे छोटी अभाज्य के साथ साथ यह भी पूछा जाता है कि सम अभाज्य संख्या। तो देखिए सम अभाज्य संख्या भी 2 है। देखो जितनी भी अभाज्य संख्या है उसमें 2 ही ऐसी संख्या है जो सम है और बाकी सभी जो है वो विषम है। तो सम होते हुए भी अभाज्य है तो वह संख्या कौन सी है? तो वह 2 है। हाँ, यहां अगर एक प्रश्न ऐसा भी बने कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तब भी 2 होगा और सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या तब भी 2 होगा, क्योंकि सम में यही 2 ही ऐसी है जो अभाज्य होते हुए भी सम है। बात समझ में आ रही होगी। तो सबसे छोटी अगर सम अभाज्य पूछेगा तब भी 2 लिखेंगे, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या कहेगा तब भी 2 लिखेंगे, और सम अभाज्य संख्या तब भी 2 लिखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या तब भी 2 लिखेंगे और सबसे बड़ी तो पूछेगा नहीं, तो इसी में फंसा देता है। अच्छा, एक प्रश्न और यहां पूछता है कि सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है। तो यह सुपर टेट में पूछा हुआ प्रश्न है कि सम अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तब आप यहां 1 लगाएंगे। तब आप यहां क्या लगाएंगे? 1, क्योंकि 1 ही तो है सम अभाज्य, चाहे वह छोटी हो, चाहे वह बड़ी हो, चाहे वह अकेली हो। लेकिन अगर सम अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछ लेगा तब आप क्या करेंगे? तब आप 1 ही लगाएंगे। ठीक, तो यह प्रश्न है। इसमें कई सारे प्रश्न यहां से उलझाता है और आपको फंसा के आपसे गलती करवाता है वो। लेकिन आप अगर इन चीजों को अच्छे से समझे रहेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपसे गलती नहीं होगी, और हमारी पूरी कोशिश है कि अब तो शायद आपसे गलती ना ही हो। ठीक, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और हम फिर आगे के प्रश्नों को लेते हैं। मिटा रही है। अगला है सह अभाज्य संख्या। को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं देखिए, सह अभाज्य संख्याएं मतलब को प्राइम नंबर।
तो सहअभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर वे दो संख्याएं, इसमें दो संख्या लेना होगा। तो सहअभाज्य संख्या अर्थात को प्राइम नंबर वे दो संख्याएं हैं या वह संख्या है जिन दो संख्याओं का उभयनिष्ठ केवल एक हो अर्थात उनका मासा केवल एक हो, वह सहअभाज्य संख्या कहते हैं, उसे सहअभाज्य। जैसे हम कहें 5 और 7, 5,7, तो यह सहअभाज्य है कि नहीं है? तो आप कहेंगे कि इन दोनों में तो कुछ मिल नहीं रहा सिर्फ एक के अलावा, तो इसका मतलब है कि इनका मासा एक है और अर्थात ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। दूसरा, जैसे हम कह दें कि 7,9, तो यह भी क्या है? यह भी सहअभाज्य है। हम कह दें 1,3, तो यह भी क्या है? तो यह भी सहअभाज्य है। हम कह दें 9,11, तो यह क्या है? तो यह भी सहअभाज्य है। कह दें 13,15, तो यह क्या है? तो यह भी सहअभाज्य है। लेकिन अगर हम कह दें 12,14, तो क्या होगा? यह सहअभाज्य है? तो हम कहेंगे कि नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप भी कहेंगे सर जी नहीं है। जिसको नहीं समझ में आया वो कहेगा सर जी है। तो देखो, जिनको समझ आ गया वो कहेंगे नहीं है, उनकी अच्छी बात है। लेकिन जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, समझिए जरा कि 12,14 और इसको काटोगे तो 2 छंग 12, 2 सते 14, तो अब ये कॉमन क्या हो गया? 2 हो गया। अर्थात जिनका कॉमन 2 हो जाए, जिनका उभयनिष्ठ 2 हो जाए, वे सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। लेकिन अब 6 और 7 अगर लें तो 6,7, तो ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। अर्थात वे दो संख्याएं जिनका मासा या जिनमें उभयनिष्ठ संख्या केवल एक हो, वे सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। बाकी जिनका मासा एक से अधिक हो जाए वे सहअभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। उम्मीद करते हैं आपको अब समझ में आ गया होगा। कमेंट में जरूर बताइएगा समझ आया कि नहीं आया। अगर आप कमेंट में बताएंगे तो हम कोशिश करेंगे इसको पुनः समझा पाए, अगर आपको न समझ में आया हो। आइए हम अगला टॉपिक लेते हैं। भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या, डिविजिबल नंबर। डिविजिबल नंबर, डिविजिबल नंबर का मतलब यह हुआ कि किसी न किसी संख्या से वह डिवाइड हो जाए, अर्थात कट जाए, अर्थात विभाजित हो जाए, तो वे सभी संख्याएं, मतलब ऐसी संख्या जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाए, कट जाए, भाग लग जाए, उसमें भाग चला जाए उसमें, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। अब प्रश्न यहां जरूर पूछा जाता है, एक बार पूछा गया, प्रश्न टेट में पूछा गया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो बच्चों के मन में जरा कंफ्यूजन आ जाता है। भाज्य संख्या को वे सम संख्या समझ लेते हैं, उनके दिमाग में यह फीड हो गया होता है कि शायद सम संख्या जो होती है वे सभी किसी न किसी से तो कट ही जाती है, लेकिन दो ऐसी है जो सम है लेकिन कटती नहीं, अभाज्य है। तो हम भाज्य संख्याओं की शुरुआत कहां से करेंगे? तो भाज्य संख्याएं जो होती हैं वे 4 से शुरू होती हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 है। 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 15, 16, 18, 20, डन। अब ये सभी संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। अर्थात वे संख्याएं जो किसी न किसी संख्या से विभाजित हो जाए, वे सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। ठीक। और प्रश्न यहाँ कि सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछता है तो वह 4 है, जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो जाए, वे सभी संख्याएं क्या है? भाज्य संख्याएं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भाज्य संख्या भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए लेते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या? अभी भाज्य संख्या के बाद आता है और संख्याएं हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक वीडियो में कम से कम संख्याओं को तो ही पढ़ा दें सब। तो भाज्य संख्या के बाद आपका मिलेगा
इस अच्छा एक चीज और जान लो, भाज्य संख्या को ही भाज्य संख्या मतलब डिविजिबल नंबर को ही यौगिक कहा जाता है। को ही क्या कहा जाता है? यौगिक कहा जाता है। यौगिक संख्याएं, भाज्य संख्या को ही क्या कहा जाता है? यौगिक संख्याएं भी कहा जाता है, कंपोजिट नंबर। तो इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा। और हाँ, एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है। ठीक, एक न तो भाज्य है और न तो अभाज्य है। तो यहां एक चीज, हाँ और एक चीज आता है, भाज्य संख्या पूछ ले कि क्या भाज्य संख्याएं सम होती हैं या फिर क्या भाज्य संख्याएं विषम होती हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि भाज्य संख्या अर्थात डिविजिबल नंबर सम भी होती हैं और विषम भी होती हैं। कैसे? अभी हमने लिखा था कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 डॉट। तो देखिए जरा कि 4 क्या है? सम है, 6 सम है, 8 सम है, 10 सम है, 12 सम है, 15 सम है, 14 सम है, 16 सम है, 18 सम है और 20। तो ये सभी संख्याएं क्या है? सम है। लेकिन ये और ये क्या है? विषम है। ये भी क्या है? विषम है। लेकिन विषम होते हुए भी ये क्या है? सभी भाज्य संख्याएं हैं। तो प्रश्न में अगर पूछा जाए कि यौगिक संख्याएं जो होती हैं, कंपोजिट नंबर जो होते हैं, उसमें इवन और ऑड आता है कि नहीं आता है, तो आप कहेंगे हाँ, कंपोजिट नंबर्स में इवन और ऑड दोनों सम्मिलित होता है। अर्थात भाज्य संख्याएं में अर्थात यौगिक संख्याएं में सम और विषम दोनों होते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे लेते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो तथा जिसका q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि p और q कोई पूर्णांक होना चाहिए। p और q क्या होना चाहिए? कोई पूर्णांक होना चाहिए। देखिए, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकें, ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जा सकें तथा जिनका q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, p, q पूर्णांक हो, परिमेय संख्या कहते हैं। अब समझिए इसको। जैसे मैं कहूं, देखो 4 और 5 दो क्या है? 4 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है। अब इसको p/q के रूप में लिखे अर्थात 4/5, तो ये 4/5 क्या है? परिमेय है। परिमेय में भिन्न भी आता है। जैसे हमने कहा 7, 8 है, तो यह भी पूर्णांक है और इसको हम 7/8 लिख दें अर्थात p/q के रूप में लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। अब और समझिए, जैसे हम कहें
कि 5, √3। तो अब जरा समझिए कि इसको हम P/Q के रूप में लिखें तो 5/√3। तो अब यहां पर क्या है, यह परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। बोलो क्यों नहीं है? तो यहां पर ये 3 जो है ये पूर्णांक, 3 तो पूर्णांक है लेकिन 3 की पावर जो लगी है वो रूट में है, मतलब 1/2। जो ये रूट बनता है ये 1/2 पावर में होता है, अर्थात 3 को आप 3 की पावर 1/2 लिखेंगे, अर्थात 3 की जो पावर है एक पूर्ण अंक नहीं है, वो आधी है। तो अब भाई 3 की पावर आधी है तो पूर्ण अंक कहां हुआ, अर्थात वो पूर्णांक हुआ ही नहीं। तो यह क्या हो जाता है, परिमेय नहीं है, अर्थात अपरिमेय हो जाती है। तो P/Q के रूप में लिखी जाने वाली ये संख्याएं क्या है, ये सभी परिमेय है। अगर कहीं कह दें कि 4/0 अब आपसे पूछे यह परिमेय है कि नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं है, आप कहेंगे नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि देखो P/Q के रूप में तो लिखा है, P और Q पूर्णांक हो, तो देखो P ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है एक ये चीज। तो अर्थात जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो Q है ये 0 के बराबर है, इसलिए यह पूर्णांक नहीं है। जबकि इसकी दोनों शर्तें इसमें फॉलो हो रहा है, दोनों शर्तें इसमें मिल रही कि P/Q के रूप में भी लिखा गया है, और P और Q क्या है, पूर्णांक है। तो P 4 और 0 पूर्णांक भी है, लेकिन यहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 एक शर्त फॉलो नहीं हो रही है कि Q जो है वो 0 के बराबर है, जबकि Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। बाकी और सभी परिमेय संख्याएं हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सके तथा जिनका Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो और P, Q पूर्णांक हो, वे सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहते हैं। उन सभी संख्याओं को परिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो आइए, परिमेय संख्या हो गया, अब लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहा जाता है। अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में न लिखी जा सकें वे सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो परिमेय न हो सभी अपरिमेय संख्या है। एक चीज थोड़ा सा दिमाग में आ गया, अभी समझ लीजिए। जैसे मैं लिख दूं कि 2 और आपसे पूछ लूं कि यह परिमेय है कि नहीं है, परिमेय है नहीं है, तो कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि यह परिमेय है और कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि अपरिमेय है? 2 सेकंड सोच कर बताइए, 1 मिनट सोच कर बताइए, तब तक हम इसको समझा रहे हैं, फिर हम उस टॉपिक पर आते हैं। वे संख्याएं जो परिमेय न हो सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। अब देखिए अपरिमेय संख्या कैसे पहचानोगे, अर्थात जिन पूर्णांकों की पावर जो है वो 1 से कम हो जाए वो सभी संख्याएं वे क्या है, सभी अपरिमेय हैं। अर्थात जिन अंकों का पावर 1 न हो, पूर्णांक न हो, वे सभी क्या है, अपरिमेय हैं। जैसे √2, √3, √5, √7, √6, √11 ये सभी क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहां लगे हाथ एक चीज और आप समझ लीजिए, देखिए समझिए इतना। अब हाई स्कूल के टॉपिक में ऐसा टॉपिक आता है, पूछा जाता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं, समझिए कि जैसे अपरिमेय संख्या है और उसमें कोई परिमेय संख्या जोड़ी जाए तो वो मिलकर क्या बन जाती है, समझिए। ये तो अपरिमेय हो गई, ठीक है। समझिए जरा, मैं कहूं कि 2 + √3 है, तो अब ये क्या हो जाएगी। आप यहाँ अब ये समस्या आई ना कि 2 पहले समझे कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तब तो इसको समझेंगे। तो यहाँ समझिए जरा, देखिए 2 मैं आप लोग सोच चुके होंगे, जो भी जैसा सोचा हो, लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि 2 जो है वो परिमेय संख्या है। 2 क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, देखिए 2 है तो बटा 1 तो आप लिख सकते हो ना, तो 2/1 क्या होगी, परिमेय हो गई।
तो इसका मतलब अगर हम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ऐसा लिखे तो ये सभी क्या होंगी, ये सभी परिमेय होंगी। तो अब देखिए 2 क्या है, परिमेय संख्या है, और √3 क्या है, अपरिमेय है। तो एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योगफल जो होता है वो हमेशा अपरिमेय हो जाता है। ये क्या हो जाएगा भैया, अपरिमेय हो जाएगा। फिर से आइए, अगर हम घटा दें तब क्या होगा, तब भी यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। हम ये कहें कि 3 गुणा √3 करके इसको 3√3 कर लें, अब बताइए यह परिमेय है कि अपरिमेय है। तब भी एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो यह भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। आगे आते हैं, अगर हम आपसे कहें कि भैया √5 है और इसमें बटा 2 कर दें, तब यह क्या हो जाएगी, किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देने पर भी वह अपरिमेय हो जाता है, तो अपरिमेय रहेगा। या फिर 2/√3 करें, अर्थात किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय से भाग करें, तब भी यह अपरिमेय रहेगा, अपरिमेय रहेगा। उम्मीद करते हैं कि अब आपका मन का जो भी कंफ्यूजन है वह दूर हो गया होगा। परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है, कहां कहां आप फंस सकते हैं कि इनका प्लस में दे देगा पूछ लेगा तब भी अपरिमेय, माइनस में देगा तब भी अपरिमेय, गुणा में देगा तब भी अपरिमेय, भाग में देगा तब भी अपरिमेय। अर्थात यह एकदम नोट कर लीजिए दिमाग में कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या चाहे जोड़ में आए, चाहे घटाने में आए, चाहे गुणे में आए, चाहे भाग में आए, इन दोनों का जो साथ है, जोड़ घटाना गुणा और भाग दोनों चारों चीजें करने पर भी यह हमेशा अपरिमेय में ही रहती हैं, परिमेय नहीं हो सकती। मतलब एक परिमेय संख्या का जोड़ना भी अपरिमेय हो जाता है, घटाना भी अपरिमेय, गुणा करना भी अपरिमेय और भाग देना भी अपरिमेय हो जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह समझ आ गया होगा। हाँ, एक चीज और दिमाग में आई, उसको भी समझ लीजिए। अगर मैं कहूं एक अपरिमेय से एक अपरिमेय में भाग देने पर क्या परिमेय हो सकता है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। ऐसे देखिए, यह 2√3 था, यह क्या था, यह एक अपरिमेय संख्या है, और इसमें अगर हम √3 एक अपरिमेय संख्या से भाग दे दें तो √3 से √3 कट जाएगा, तो 2 क्या बचा, परिमेय संख्या बचा। मतलब अपरिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या में चाहे गुणा करें चाहे भाग करें तब परिमेय हो सकता है, लेकिन एक परिमेय होने पर गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी करने पर वह अपरिमेय ही रहेगी। समझ में आ गया होगा? तो जैसा भी लगे आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने यार दोस्त मित्रों को इस बात को जरूर बताइए कि अब गणित समझना एकदम से आसान हो गया है। आइए हमारे साथ, हम आपको सिखाते हैं। गणित आपको रटाएंगे नहीं, हम आपको एकदम जीरो से सिखाकर ले चलेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे बेसिक्स से जब सीख कर जाएंगे तो प्रश्न चाहे जैसा आए लेकिन आप करके जरूर आएंगे। ठीक, आइए अगला टॉपिक लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए आज इतना ही, अगला जो है उसको अगले वीडियो में लेंगे। ठीक, तो इतना पहले समझिए, जैसा भी लगा हो कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।